एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे, गोपाल और टुनटुन। अरे यार, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे लेकर कैसे भागूं। अरे मुझे भी तो दो ना। मैं नहीं देने वाला। अगर खुद ले सकते हो तो ले लो। लो। बचपन में दोनों साथ खेलते, साथ स्कूल जाते, मिट्टी में लौटते और बड़े सपने देखते। दोनों के बीच दोस्ती की डोर इतनी गहरी बंधी थी कि वे एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। जहां एक जाता, दूसरा भी साथ जाता और दोनों मिलकर खेलते रहते। अरे कल स्कूल जाओगे ना? जल्दी बताओ। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। स्कूल के बाद हम दोनों सीधी नदी की तरफ चलेंगे, याद रखना। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम टिफिन लाए हो ना? हाँ लाया हूँ। और तुम? मैं भी लाया हूँ, आज मिलकर खाएंगे। पक्का। और स्कूल के बाद नदी की तरफ चलेंगे, याद है ना? हाँ यार, कैसे भूल सकता हूँ। आज तो पूरा मजा आएगा। स्कूल जाते समय दोनों दोस्त हंसते बोलते चल रहे थे। उनकी बातों में मासूमियत भी थी और दोस्ती की गहराई भी। गांव का स्कूल छोटा सा था, लेकिन उसी में गांव के सारे बच्चे पढ़ते थे। चल यार, आज की पढ़ाई तो हो गई, अब थोड़ा मजा हो जाए। दोनों दोस्त नदी के किनारे बैठकर हंसी मजाक करने लगे, ठंडी हवा का मजा लेते हुए और अपनी दोस्ती के पल जीते हुए। वाह यार, यहाँ बैठते ही मन एकदम हल्का हो जाता है। सच में नदी की हवा ही कुछ और है, सारी थकान उड़ जाती है। वक्त बीता, बचपन जवानी में बदला। गोपाल के पास दौलत थी, टुनटुन के पास सोच। समय बीतते बीतते गोपाल की शादी हो गई और फिर वो अपने परिवार और जीवन की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया कि पहले जैसा समय मिलना कम हो गया। वैसे तुम्हें इतना बढ़िया खाना बनाना किसने सिखाया? माँ से सीखा है। बचपन से उनके साथ रसोई में बैठती थी। तभी तो तुम्हारे हाथ के खाने में माँ जैसा स्वाद आता है। चलो, खाना तैयार है, अब साथ बैठकर खाते हैं। रसोई में दोनों हंसते बोलते प्यार भरी नोक-झोंक करते हुए खाना खाते खाते हल्की हल्की बातें कर रहे थे। उनकी छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते की गहराई को दिखा रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गोपाल अब सिर्फ एक दोस्त या एक लड़का नहीं रहा, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन गया था। घर, परिवार और रिश्तों की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ चुकी थीं। अब तुम माँ बनने वाली हो, तो खुद का खास ख्याल रखना। तुम्हारी सेहत हमारे आने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आप इतनी चिंता करते हैं तभी तो मुझे हिम्मत मिलती है। मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, वादा करती हूँ। कुछ समय बाद उनके घर में खुशियों की किलकारी गूंज उठी। पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में जैसे रौनक आ गई, हर चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। फिर एक दिन
किस्मत ने जोर का झटका दिया। गोपाल के पिता चल बसे। अगले दिन गोपाल के घर उसके चाचा आए। उनके हाथ में कुछ कागज थे। गोपाल, मुझे सख्ती से बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बहुत कर्ज लिया था। चाचा, लेकिन हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस कर्ज के बदले इस घर और जमीन के कागजात मेरे पास गिरवी रखे गए थे। चाचा जी, ये हमारा आशियाना है। हमारा छोटा बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे? घर की नपाई के साथ ही गोपाल की जिंदगी की उम्मीदें भी जैसे नपी तुली जा रही थीं। और जब उसने कागजों पर साइन किए तो ऐसा लगा मानो उसने अपने ही घर से अपना रिश्ता तोड़ दिया हो। चाचा जरूर झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो पिताजी मुझे बताते। इतना बड़ा फैसला बिना बताए कैसे कर सकते थे? जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, उसी घर के बाहर आज उनका सारा सामान फेंका पड़ा था। मैं आज खामोश होकर जा रहा हूं, पर यह खामोशी कमजोरी नहीं है। वक्त आने पर मैं सब कुछ साबित कर दूंगा। गोपाल अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ चुपचाप घर छोड़कर बाहर निकल पड़ा। पीछे मुड़कर उसने एक बार अपने उस घर को देखा जहां कभी हंसी गूंजती थी, जहां सपने पलते थे। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन कदम रुकने नहीं दिए। हम जा कहाँ रहे हैं? हम अपने बचपन के दोस्त टुनटुन के पास जा रहे हैं। अब हमारे पास सहारा बस वही है, मेरा बचपन का दोस्त टुनटुन, वही जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। जब गोपाल टुनटुन से मिला तो दोनों एक दूसरे को देखते ही कुछ पल के लिए ठिठक गए। फिर बिना कुछ कहे दोनों जोर से गले लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद कोई अपना मिल गया हो, जैसे खोया हुआ सहारा वापस मिल गया हो। यार, कितने दिनों बाद मिले हैं। लगा ही नहीं था कि ऐसे हालात में मिलेंगे। भाई, आज तुझे देखकर दिल को सुकून मिला। बहुत कुछ टूट गया था अंदर से। टुनटुन ने अपने दोस्त गोपाल का पूरे दिल से स्वागत किया। जब खाना तैयार हुआ तो दोनों परिवार एक साथ जमीन पर पंगत लगाकर बैठ गए। बच्चा हंसते खेलते सबके बीच घूम रहा था। आज खेत में क्या काम है? बहुत कुछ है भाई, चलो खुद चलकर देखते हैं। दोनों दोस्त साथ साथ खेत की ओर चल पड़े। टुनटुन बड़े प्यार और धैर्य से गोपाल को खेती करना सिखा रहा था। वो कभी हल पकड़ने का तरीका बताता तो कभी बीज बोने की सही विधि समझाता। अब गोपाल के हाथों में पहले जैसी घबराहट नहीं, बल्कि मेहनत की मजबूती आ चुकी थी। खेत की मिट्टी अब उसे पराई नहीं लगती थी, बल्कि अपनी सी महसूस होने लगी थी। सुबह सुबह वो टुनटुन के साथ खेत पर जाता, हल चलाता, बीज बोता, फसल की देखभाल करता। पसीने की हर बूंद में उसे अपने परिवार के भविष्य की झलक दिखती थी। अब तो खेत तैयार हो गया। हाँ भाई, बस अब बारिश होनी चाहिए। एक अच्छी बारिश पड़ गई ना तो हमारी मेहनत रंग ले आएगी। रात को सभी लोग एक साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाने लगे। दिन भर की मेहनत के बाद सबके चेहरों पर सुकून और संतोष था। सुबह दोनों दोस्त खुशी खुशी उठे, हंसते बोलते तैयार हुए और खेत की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे ही खेत के पास पहुंचे, उनकी मुस्कान अचानक थम गई। सारे खेत सूखे पड़े थे, मिट्टी फट चुकी थी, कहीं नमी का नामो निशान नहीं था। ये क्या? कल तो खेत तैयार थे, फिर आज सब सूखा कैसे? लगता है बारिश नहीं हुई। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो मेहनत बेकार चली जाएगी। जो खेत कल उम्मीदों से भरे थे, आज वही मायूसी का आईना बन गए थे। यार, हमने कितनी मेहनत की लेकिन बारिश ही नहीं हुई। क्यों ना पिछले साल की फसल को ही बाजार ले जाकर बेच दें? फिलहाल यही ठीक रहेगा।
क्यों ना पिछली साल की फसल को बाजार ले जाकर बेच दें, कम से कम घर का खर्च तो चल जाएगा। ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। हालात जैसे भी हों, हमें समझदारी से काम लेना होगा। उस शाम उनकी बातों में मायूसी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी थी। कल की सुबह उनके लिए सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश थी। अगली सुबह दोनों बड़े उत्साह और खुशी के साथ उठे। सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्होंने अनाज की बोरियां बाहर निकालनी शुरू कर दी। टुनटुन बैलों को तैयार कर रहा था और गोपाल एक एक करके बोरियां बैलगाड़ी में चढ़ा रहा था। अनाज से भरी बैलगाड़ी जब गांव की गलियों से निकलकर बाजार की राह पकड़ने लगी, तो ऐसा लगा मानो गोपाल और टुनटुन अपने भविष्य को लेकर चल पड़े हों। हर कदम पर संघर्ष था, लेकिन हर कदम में नई उम्मीद भी थी। बाजार की राह आसान नहीं थी। बीच में बहती वो नदी उनके सफर की सबसे बड़ी रुकावट थी। उसे पार करने के लिए उन्हें 15 मील का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सफर सिर्फ बाजार तक नहीं, बल्कि उनके भविष्य तक ले जा रहा है। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। गोपाल बोला, यार, ये नदी हमारे रास्ते में ना होती तो कितना आसान हो जाता। सच है, 15 मील का चक्कर छोटा नहीं होता, पर क्या करें, यही हमारी किस्मत का रास्ता है। कोई बात नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है। आज थोड़ा ज्यादा चल लेंगे, कल जिंदगी आसान हो जाएगी। बस यही सोचकर चलता हूँ। आज का कष्ट कल की राहत बनेगा। लंबा रास्ता, भारी गाड़ी और थके हुए कदम, फिर भी उनकी बातों में शिकायत नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। दोस्ती की ताकत से वे हर मुश्किल को छोटा बना रहे थे। बाजार पहुंचकर दोनों ने बैलगाड़ी से अनाज उतारा। व्यापारियों ने अनाज देखा, परखा और अच्छी कीमत लगाने लगे। थोड़ी ही देर में सारा अनाज बिक गया और उन्हें उम्मीद से ज्यादा पैसा मिला। गोपाल हैरानी और खुशी से बोला, अरे टुनटुन, इतना अच्छा दाम मैंने सोचा भी नहीं था। आज तो दिल को सुकून मिल गया। अब घर का खर्च भी चल जाएगा और थोड़ी बचत भी हो जाएगी। बाजार से लौटकर दोनों घर आ गए। रात की खामोशी में उसकी आंखें बंद थीं, पर मन जाग रहा था। वो सोचने लगा, अगर इस नदी पर एक पुल बन जाए तो हमें 15 मील का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी, और जब खर्च कम होगा तो मुनाफा अपने आप 2 गुना हो जाएगा। सुबह होते ही गोपाल की आंख खुली। रात का सोचा हुआ विचार उसके मन में फिर से ताजा हो गया। वो तुरंत टुनटुन के पास गया और उत्साह से बोला, भाई, एक बात दिमाग में आई है। अगर इस नदी पर पुल बन जाए तो हमारा रास्ता छोटा हो जाएगा, समय भी बचेगा और मुनाफा भी 2 गुना हो सकता है। दोनों बिना देर किए नदी की तरफ चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर वे इधर-उधर देखने लगे। कहाँ से पुल बनना सबसे सही रहेगा, कहाँ जमीन मजबूत है और कहाँ से रास्ता सीधा बाजार तक जाएगा। दोनों ने फैसला कर लिया कि पुल बांस का ही बनेगा। बांस मजबूत भी होता है, सस्ता भी और जल्दी मिल जाता है। इतना कहकर दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके कदमों में जल्दी थी और आंखों में सपना। जंगल पहुंचकर वे सीधे ऊंचे ऊंचे मजबूत बांसों को देखने लगे। जंगल से लौटकर गोपाल सीधे घर आ गया। उसका मन अब और रुकने वाला नहीं था। उसने जमीन पर कागज बिछाया, एक कोने में बैठा और पुल का नक्शा बनाने में जुट गया। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि नदी पर पुल कितना ऊंचा बनाऊं, कहीं पानी में डूब ना जाए और कहीं इतना ऊंचा भी ना हो कि बनाना मुश्किल हो जाए। सुबह होते ही गोपाल जल्दी उठ गया। वो गांव में गया और कुछ मजदूरों को इकट्ठा कर लिया। सबको एक जगह बैठाकर वो बड़े ध्यान से समझाने लगा। गोपाल बोला, भाइयों, हम नदी पर एक बांस का पुल बनाना चाहते हैं। ये पुल सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए होगा। इससे रास्ता छोटा हो जाएगा, समय बचेगा और सबका काम आसान हो जाएगा। इतना ऊंचा कि बरसात में पानी इसे छू ना सके और इतना मजबूत कि बैलगाड़ी भी आराम से निकल जाए। गोपाल, कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों मिलकर ऐसा कुछ करेंगे। भाई, जब जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया तब समझ आया कि कुछ बनाना ही असली जीत है। आज ये पुल बन गया ना, तो हमारे जैसे कितने लोगों का रास्ता आसान हो जाएगा। हाँ,
और मुझे लगता है ये पुल सिर्फ नदी को नहीं जोड़ेगा, ये हमारी किस्मत को भी जोड़ देगा। सारे मजदूर जंगल में पहुंच गए। एक एक करके बांस काटे जाने लगे। छक छक की आवाज के साथ बांस गिरते और ढेर लगने लगा। फिर सबने मिलकर उन्हें कंधों पर उठाया और नदी की तरफ बढ़ चले। नदी किनारे पहुंचते ही काम शुरू हो गया। कोई बांस गाड़ रहा था, कोई रस्सी कस रहा था, तो कोई लकड़ियां जमा कर रहा था। 10 दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार पुल बनकर तैयार हो गया। बांस का वो पुल नदी के ऊपर ऐसे खड़ा था जैसे मेहनत की जीत का निशान हो। गोपाल और टुनटुन उसे देखकर कुछ पल तक चुप खड़े रहे। जब पुल बनकर तैयार हो गया तो गांव में जैसे हलचल मच गई। एक एक करके लोग नदी के किनारे आने लगे। कोई हैरानी से देख रहा था तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। अरे, ये तो सच में पुल बन गया। अब हमें बाजार जाने के लिए इतना चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। फिर उस दिन को गांव में एक त्योहार की तरह मनाया गया। पुल के उद्घाटन का दिन था। गोपाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आया। टुनटुन भी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। सारे गांव वाले नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। सबके चेहरों पर उत्सुकता और खुशी साफ दिख रही थी। गोपाल की पत्नी ने लाल फीता आगे बढ़ाया। टुनटुन ने बच्चे के हाथ में कैंची दी। सबकी नज़र उसी पर टिक गई। 1, 2, 3 और फीता कट गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। पुल आधिकारिक रूप से खुल चुका था। गोपाल ने सब मजदूरों की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और आवाज में सच्चाई। वो बोला, भाइयों, ये पुल सिर्फ गोपाल और टुनटुन का नहीं है, ये आप सब की मेहनत का नतीजा है। आप लोगों ने धूप, बारिश और थकान की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत की है। फिर हाथ जोड़कर बोला, अगर आप लोग साथ न देते तो ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तभी अचानक दूर से बैलों की घंटियों की आवाज आई। छन छन छन। सबकी नजरें एक साथ उसी तरफ मुड़ गईं। एक बैलगाड़ी धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ रही थी। वो इस पुल से गुजरने वाली पहली बैलगाड़ी थी। बैल जैसे ही पुल पर चढ़े, लकड़ी और बांस हल्के से हिले, लेकिन पुल पूरी मजबूती से खड़ा रहा। गोपाल ने सोचा कि बात सबको साफ साफ समझ आनी चाहिए। वो नदी के पास गया और एक छोटी सी नाव के किनारे लकड़ी के तख्ते पर लिखवा दिया, पुल पार करने का किराया 5 रुपए। जो भी इस पुल से पार करेगा उसे सिर्फ 5 रुपए देने होंगे। अब किसी को भ्रम नहीं रहेगा, सबको पहले से पता होगा कि नियम क्या है। अब जो रास्ता 2 दिन का था वो 1 दिन में हो गया। उन्होंने सिर्फ 5 रुपए का किराया रखा। धीरे धीरे कमाई बढ़ी, इज्जत बढ़ी, जिंदगी बदल गई। आज दोनों दोस्त अमीर हैं, पर घमंडी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं ये दौलत पैसे से नहीं, सोच से बनी है। ये पुल बांस से नहीं बना, ये बना है दोस्ती, मेहनत और हिम्मत से।